ओशो के प्रवचनों में एक अद्भुत पात्र है, उसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। और वो मजाक भी इस प्रकार से करता है कि अपने ही ऊपर व्यंग बन जाता है, लेकिन बड़ी प्रेरणादायी शिक्षाप्रद बात उससे उजागर होती है। एक कहानी, नसरुद्दीन सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, अपने मित्रों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट था। वह बाहर निकल ही रहा था कि उसका एक बहुत पुराना बचपन का मित्र उससे मिलने आ गया। खुशी से नसरुद्दीन झूम उठा। वो कहा कि आप आइए, बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए घर में। मैंने किसी को समय दिया हुआ है, 2-3 जगह मुझे जाना है, मैं अभी लौट के 1 घंटे में वापस आता हूँ। वो जो मित्र मिलने आया था उसने कहा कि देखो, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे संग साथ चलूं। तो तुम जहां जा रहे हो, जिन लोगों से मिलोगे, मैं भी उनसे मिल लूंगा और तुम्हारा संग साथ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा ही वक्त है, कुछ घंटे के लिए ही मैं आया हूं, फिर मुझे जाना है, तो मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता। नसरुद्दीन का ये भी बहुत अच्छा, रास्ते में हम बातचीत भी करते चलेंगे और तुम्हें अपने मित्रों से, नए मित्रों से मिलवा भी दूंगा, ये भी बड़े सौभाग्य की बात होगी। उस दोस्त ने कहा कि मैं चूंकि रास्ते से आया हूँ, धूल धमास में मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, तो अगर तुम मुझे एक दूसरी जोड़ी कपड़े दे दो तो मैं पहन लूँ, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगेंगे, कपड़े खराब हो गए हैं। रास्ते में बहुत धूल थी, हवा चल रही थी। नसरुद्दीन को तुरंत याद आया कि बादशाह ने एक दिन उसको बहुत सुंदर धोती, कुर्ता, पगड़ी और जूते दिए थे, किसी बात पर प्रसन्न होकर। नसरुद्दीन ने सोचा कि हम तो फकीर आदमी हैं, हम इतने महंगे कपड़ों का क्या करेंगे, तो लाके रख लिए थे कि बादशाह ने सम्मान किया है, लेकिन कभी उनका उपयोग नहीं किया था। आज उसको अचानक याद आया कि अरे अच्छा हुआ, वो ही कपड़े अपने मित्र को दे देता हूँ। तो उसने अपने वो जूता, पगड़ी, धोती, कुर्ता सब अपने मित्र को पहना दिए और कहा कि कभी इनका उपयोग नहीं किया था, बिल्कुल नए हैं और इनको तुम ही ले जाना, क्योंकि हम फकीर को इतने महंगे कपड़े शोभा भी नहीं देते, बहुत महंगे कपड़े हैं, हम तो सीधे सादे कपड़ों में रहते हैं। मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में कपड़े एकदम राजशाही वाले शानदार थे, लेकिन उसको देखकर इस वेशभूषा में नसरुद्दीन भी थोड़ा ईर्ष्या से भर गया। लगा कि हद हो गई, मेरे कपड़े मैंने तो आज तक पहने नहीं, तो मोहल्ला पड़ोस के लोगों ने, दोस्तों ने जाना भी नहीं कि ये मेरे कपड़े हैं, और ये देखो पहन के खुद ही महाराजा जैसा लग रहा है। नसरुद्दीन के मन में ये ईर्ष्या की बात चलने लगी कि हद हो गई, किसी को नहीं पता कि मेरे कपड़े हैं, और ये दोस्त देखो, ये तो शानदार लग रहा है, इसके आगे मैं बिल्कुल ही दीनहीन भिखारी टाइप लग रहा हूं। तो रास्ते में बातचीत तो करते रहे दोनों यहां वहां की, लेकिन भीतर ही भीतर एक ही उधेड़बुन चल रही थी, बड़ी गलती कर दी, इतने खूबसूरत कपड़े देने की क्या जरूरत थी, अरे दूसरी जोड़ दे देते पुराने पहने हुए। जिसके यहां मिलने पहुंचना था, दरवाजा खटखटाया उनका, दरवाजा खोला गया, मित्र ने स्वागत किया कि आइए, और आपके साथ ये कौन आए हुए हैं। मित्र की आंखें नसरुद्दीन पर नहीं, उस मित्र पे अटक गईं। उसने कहा, नसरुद्दीन ये कौन है, कहीं के सम्राट हैं, कोई जमींदार हैं, कौन है। नसरुद्दीन तो आग बबूला हो गया मन ही मन, बड़ा पछतावा हुआ कि हद हो गई, मैं मिलने आया हूं, मेरी हालचाल नहीं पूछ रहा, ये कौन है। उसने बताया, ऊपर ऊपर से औपचारिकता निभाई, बताया कि मेरे मित्र हैं, रहमान इनका नाम है, हम लोग बचपन में सालों साल संग साथ पढ़े हैं, कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, और रही बात कपड़ों की, सो कपड़े जूते वगैरह मेरे हैं। यह सुनकर वो मित्र भी चौंका, और ये सज्जन जो इनके कपड़े पहने थे वो भी चौंके कि ये कौन सी बात हुई, ये तो कोई कहने लायक बात ना थी कि कपड़े और जूता और पगड़ी सब मेरे हैं। खैर मुंह से बात निकल गई, अब क्या कर सकते थे, बात तो लौटाई नहीं जा सकती। नसरुद्दीन ने क्षमा मांगी कि पता नहीं कैसे ये बात निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई। याद रखना, जुबान कभी नहीं फिसलती, जो भीतर चल रहा है वही बाहर निकल जाता है। जिसको आप दबा के बैठे हो
वही प्रकट हो जाता है। पूरे रास्ते यही नसरुद्दीन की खोपड़ी में चल रहा था। अब वो मौका पाते से निकल गया। नसरुद्दीन ने अपने उस मित्र से भी क्षमा मांगी कि मुझे बहुत माफ करो, गलती हो गई, भूल हो गई। उसने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं करना। तो वहां से जब बाहर निकले, एक और जगह जाना था मिलने के लिए, वहां गए। इस बीच में नसरुद्दीन के मन में तो बस कपड़े ही कपड़ा, पगड़ी पगड़ी और जूते ही जूते घूम रहे हैं। और लग रहा है कि मैं कैसा मूर्ख हूं, इस दोस्त को दे दिया सब और कह दिया कि ले जाना, हम तो फकीर आदमी, हमको शोभा नहीं देते कपड़े। अब ये वचन भी वापस नहीं ले सकते। अब तो समझो जैसे सब उसी का हो गया। ये मन ही मन चल रहा है कि है तो सब मेरा, लेकिन इस बात को वो दबा रहा है क्योंकि वो एक बार माफी मांग चुका कि जीभ फिसल गई। दूसरे घर में पहुंचे, गृहिणी ने दरवाजा खोला और उसकी भी आंखें इस चकाचौंध वाली ड्रेस पर अटक गईं। पहले घर में तो कम से कम पुरुष था, यहां पे महिला। नसरुद्दीन को तो आग लग गई, भीतर खून खोल गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हृदय तेजी से धड़कने लगा। इस महिला ने ऐसी दृष्टि से नसरुद्दीन को कभी ना देखा था जैसा इस अजनबी को देख रही है। पूछा, आइए आइए बैठिए, आप कौन, इनका परिचय। नसरुद्दीन का दिल तो हो रहा है कि इस मित्र का गला दबा दे, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहा है कि बहुत प्यारे आदमी हैं, रहमान इनका नाम है, हम लोग बचपन में साथ रहे हैं कई सालों तक, फिर हम इस शहर में आ गए, इनका व्यवसाय कहीं दूसरे है, कई सालों बाद मुलाकात हुई है, आज आपके यहाँ आना था तो उसी समय आए, तो इनको भी साथ ले आया हूँ। और जहाँ तक कपड़ों की बात है ना, ये कपड़ा पगड़ी जूता जो पहने हुए हैं ये सब उन्हीं के हैं। वो महिला तो हैरान हुई, ये कोई बताने की बात है, कपड़े उन्हीं के हैं। याद रखना, हमारा मन गलती करता है, एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। पहले कहा था कपड़े मेरे हैं, अब पश्चाताप हो गया, अब कह दिया कपड़े उन्हीं के हैं, जूता भी उन्हीं के, पगड़ी भी उन्हीं की, सब उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं। भीतर तो भीतर चल रहा था कि सब मेरा है, मैं ही पागल हूं जो इनको दे दिया। वो मित्र तो बहुत दुखी हुआ। उस जब घर से बाहर निकले तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा, तुम हर जगह मेरी बेइज्जती कर रहा है, वहां भी इंसल्ट हो गई, यहां फिर तुमने इंसल्ट करा दी। ये कहने की क्या जरूरत थी, और तुमको इतना ही कपड़ों से लगाव है, अटैचमेंट है, तो मुझे दिए क्यों, मैंने तो नहीं मांगे थे। नसरुद्दीन का क्या पता आज क्या हो गया मेरे दिमाग को, हो सकता कल रात को मैंने शराब पी थी, उसका कोई असर है। पहले सोचा था जुबान फिसल गई, अब कह रहा है वो कल रात की शराब का असर है शायद। लेकिन एक जगह और चलना है, तुम मेरे साथ चलो। मित्र ने कहा कि कसम खाओ कि दोबारा कपड़ों की बात नहीं करोगे। उनका बिल्कुल कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम, कपड़ों का जिक्र ही नहीं करना है। और भीतर ही भीतर वो खुद से लड़ रहा है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, आत्मसंघर्ष चल रहा है। उसका एक मन कह रहा है कि कपड़े मेरे हैं, जूता पगड़ी मेरे हैं, बादशाह ने मुझे दिए थे, और दूसरी तरफ वो दबा रहा है कि नहीं नहीं, एक बार दे दिए किसी को तो दे दिए, अब उसी के हो गए, इसकी बात ही क्या करनी है। किसी प्रकार वो मित्र माना। वो तीसरे घर पहुंचे, वहां भी फिर वही स्थिति हुई। नसरुद्दीन ने परिचय दिया, अपने आप को संभाल रहा है, उसके पैरों में थोड़ा कंपन भी आ रहा है, माथे पे पसीने की बूंदें आ गई हैं, भीतर ही भीतर एक युद्ध हो, लड़ाई चल रही है उसके। वो दबा रहा है एक विचार को दूसरे विचार के द्वारा, और फिर आखिर जुबान फिसल गई। उसने कहा कि ये रहमान है, इत्यादि इत्यादि बताया, और कहा कि देखिए, जहां तक कपड़ा पगड़ी जूते का सवाल है, इनकी बात ही नहीं करनी किसी के भी हो, आपको क्या लेना देना। जिसके घर गए थे वो भी चौंका, उसने कहा कि वाकई में मुझे क्या लेना देना, लेकिन इसकी बात ही क्यों की आपने, फिर आप कह रहे जब इसकी बात ही नहीं करनी। हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति, हमारी औपचारिकताएं, ऊपर ऊपर के एटिकेट्स और मैनर्स और मर्यादाएं सब इसी प्रकार की हैं जैसा नसरुद्दीन का ऊपर ऊपर का झूठा आचरण, भीतर कुछ और बाहर कुछ और। हम बड़े पाखंड में जी रहे हैं, कुछ है जिसको हम दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, प्रकट ना हो जाए।
मगर हम कितनी ही कोशिश करें वो बारंबार प्रकट हो जाता है। कभी हम दोष देंगे जुबान फिसल गई, कभी हम कहेंगे कल रात को नशा किया था उसका प्रभाव था, कभी हम किसी परिस्थिति को दोष दे देंगे, कभी किसी व्यक्ति को दोष दे देंगे, कभी किसी घटना को दोष दे देंगे। बस एक बात हम नहीं देखेंगे कि हमारे भीतर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेरे बायां और दायां हाथ अगर आपस में लड़ भिड़ जाएं तो दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर सकते हैं, पर याद रखिएगा ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, क्योंकि दोनों हाथों में मेरी ही शक्ति काम कर रही है। हो सकता है कभी दाहिना वाला हाथ ऊपर चढ़ बैठे बाएं के और उसको दबा दे, मगर ये नहीं सोचना कि दाहिना जीत गया। थोड़ा ही वक्त है, जो दबा रहा है, शक्ति का उपयोग कर रहा है, थोड़ी देर में वो थक जाएगा और तब इस बीच में बाएं हाथ ने विश्राम कर लिया, रेस्ट कर लिया, ताकत रिगेन हो गई, फिर वो उस पर चढ़ बैठेगा, उसको नीचे पटक देगा। हमारे भीतर यही तमाशा चलता रहता है। विपरीत विचार, विपरीत भावनाएं हमारे भीतर हैं। चेतन और अचेतन मन आपस में लड़ रहे हैं। चेतन मन शिक्षा ने, संस्कार ने, समाज ने, परिवार ने हमारे भीतर पैदा किया है, और अचेतन मन प्रकृति ने पैदा किया है। और अचेतन मन चेतन मन से 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो जो प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्तियां हैं हमारी, वो करीब करीब 88% हैं। और हम कितना ही शिक्षित संस्कारित हो गए हों, ऊपर ऊपर से सो कॉल्ड जेंटलमैन, सभ्य इंसान बन गए, लेकिन ये सब 12% से ज्यादा नहीं है। रात को जब हम सो जाते हैं, हमारा चेतन मन विश्राम करने लगता है और अचेतन मन जाग जाता है। रात को जो हम सपने देखते हैं वे अवचेतन के सपने होते हैं, और इसलिए आप अपने सपनों में वे सारे क्रियाकलाप करते हैं जो अनैतिक हैं, जिनको आप पाप समझ रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए थे, वे सब कर रहे हैं, क्योंकि चेतन मन बेहोश हो गया, थक गया दिन भर में। वो 88% अपना काम कर रहा है। वहां कोई शिक्षा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, सब कुछ अमर्यादित, अनियंत्रित है। ये चेतन और अवचेतन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रकृति और तथाकथित संस्कृति का जो झगड़ा है, इसमें हम खंड खंड हो गए हैं, टूट गए हैं। इस खंड खंड हो जाने का नाम ही पाखंड है। क्या हम फिर से अखंड हो सकते हैं, एकजुट, क्रिस्टलाइज्ड? निश्चित रूप से हो सकते हैं। हमें अपने भीतर साक्षी भाव का विकास करना होगा। ये चेतन अचेतन दोनों से परे एक महाचेतन, सुपर कॉन्शसनेस है, वो हमारी आत्मा है। वो इन दोनों को देखने वाली है, उनकी दृष्टा है। वो जानती है कि ठीक समाज ने, शिक्षा ने ये दिया है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये दोनों हैं, और मैं इन दोनों को देखने वाली दृष्टा आत्मा हूं। वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, और इसलिए वो दोनों के द्वंद्व से पार है। वह अद्वैत और निर्द्वंद की अवस्था है। ध्यान साधना के द्वारा हमें उस महाचैतन्य में प्रवेश करना है। तब हम इनर कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्शस और सबकॉन्शस के द्वंद्व से छुटकारा पाते हैं, और हमारे भीतर एक शांति की अवस्था पैदा होती है। वह साक्षी चेतना ही शांत हो सकती है, क्योंकि वो इनके लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं है। वो दोनों की दृष्टा है, दूर से देख रही है कि तमाशा हो रहा है। तो मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से स्मरण रखना, हम सबके भीतर यही कहानी चल रही है, छोटे बड़े रूप में। घटनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वो इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर संघर्ष चल रहा है। हम किन्हीं भावनाओं का, विचारों का, प्रवृत्तियों का दमन कर रहे हैं, और बार बार वो दमन जैसे बांध तोड़ के पानी बह जाए नदी का, ऐसा कुछ हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो नदी अपने आप में इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी प्राकृतिक रूप में, जितना बांध टूटने पर नुकसान होगा, क्योंकि बांध बनने से उसका लेवल बहुत ऊंचा उठ गया। वो स्टोरेज ऑफ वाटर
विशाल जलाशय है। अब अगर ये बांध टूटा तो भयंकर नुकसान होगा। ऐसा ही आए दिन हम सबकी जिंदगी में हो रहा है। सावधान, दमन नहीं, जागरण है उपाय। धन्यवाद।